आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 1 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा सिटी के अंदर तक सैकड़ों इस्राएली टैंक घुसे, बेपनाह तबाही की खबर। दुनिया की जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने कहा इस्राएल गजा में कर रहा है नस्लकुशी। अमेरिका का गजा पर 10 साल का खतरनाक ट्रस्टीशिप प्लान हमास ने ठुकराया। तुर्की के सदर एर्दोगान मसूद पेजेश्कियान से मिले, ईरान की न्यूक्लियर डील पर कह दी बड़ी बात। अफगानिस्तान में जलजले से मौतों का आंकड़ा 800 तक पहुंचा, 2500 जख्मी। रूस और यूक्रेन की जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं, जर्मनी के चांसलर ने किया बड़ा दावा। भारत के वजीर आजम का वार, बिना नाम लिए ही एक देश पर किए ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार, नाम लेने से परहेज आखिर क्यों? बीजेपी के टॉप लीडर के बयान से मचा सियासी तूफान, सबसे बड़े नेता होने की ऐसी पहचान बताई कि शर्मसार हो जाएंगे महामानव। बिहार चुनाव में सियासी बमों की बौछार, विपक्ष हाइड्रोजन बम फोड़ने को तैयार, तेजस्वी बोले झुकेगा नहीं। और भारत का ब्रह्मास्त्र तैयार, मेड इन इंडिया इंजन से आसमान में गूंजेगी भारत की ताकत। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। शुरुआत में खबरें गजा से। इसराइल अपने टैंकों के साथ गजा सिटी के अंदर और ज्यादा गहराई तक घुस गया है। कॉलोनियों में बम से भरी गाड़ियां उड़ाई गईं और हवाई हमलों में कम से कम 19 फलस्तीनी मारे गए। ये सब आज इस खबर के पढ़े जाने तक हुआ। तादाद दर्जनों में है। गजा सिटी के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट आ रही है। इस्राएली फौज ने इस बार और गहराई तक घुसपैठ की है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से कई मोहल्लों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि जिन इलाकों में धमाके हुए वहां पूरी की पूरी इमारतें ज़मीनों से मिटा दी गईं, यानी कि बिल्कुल ज़मींदोज़ कर दी गईं। अब वहां पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ बाकी नहीं रह गया है। उधर हालात इतने बदतर हो चले हैं कि लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन भागने के लिए महफूज जगह नाम की कोई चीज़ अब बाकी नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। दुनिया की सबसे बड़ी जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया है। उनका कहना है कि कानूनी तौर पर सारे पैमाने पूरे हो चुके हैं और अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि इसराइल गजा में जेनोसाइड यानी नस्लकुशी कर रहा है। ये इसराइल के चेहरे पर एक और बदनुमा दाग तो हो सकता है, लेकिन इससे जंग नहीं रुकेगी। हाँ, जब कल पूरी फाइल बनेगी तो ज़रूर इसे रखा जाएगा। यानी अब ये सिर्फ फ़लस्तीनी लोगों की चीख और इंसानी हुकूक के एनजीओज़ का इल्ज़ाम नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने इसे मान लिया है। उन्होंने मान लिया है कि जो जुल्म हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, वही यहूदियों की इकलौती हुकूमत फ़लस्तीनियों के साथ कर रही है। अब ये कैसे रोना रोएंगे हिटलर के जुल्मों का। दोस्तों, गजा को लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है और हमास ने इसे खारिज कर दिया है सिरे से। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में व्हाइट हाउस एक प्लान पर गौर कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका गजा को कम से कम 10 साल के लिए अपने कंट्रोल में लेकर ट्रस्टीशिप बना सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा की आबादी को या तो बाहर वॉलंटरी भेजा जाएगा या फिर जबरदस्ती लिमिटेड महदूद सिक्योर जोन्स में रखा जाएगा, यानी एक पिंजरे में। इसके बाद गजा को एक टूरिज्म मैग्नेट और एक हाई टेक हब में बदला जाएगा। ट्रंप ने इसी साल फरवरी में गजा को मिडिल ईस्ट की रिवियरा बनाने की बात कही थी, बशर्ते कि वहां से फ़लस्तीनी आबादी को निकाल दिया जाए। लेकिन हमास ने इस प्लान को ठुकरा दिया है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर बासिम नईम ने एक बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है सुनिए। उन्होंने कहा कि गजा बिकाऊ नहीं है, ये ग्रेटर फ़लस्तीन का हिस्सा है। एक ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट के बरक्स एक ग्रेटर फ़लस्तीन का कॉन्सेप्ट रखा गया है बासिम नईम के इस बयान में। बासिम नईम ने साफ कहा कि ये पूरी स्कीम अरब वर्ल्ड और फ़लस्तीनियों के लिए नकबा यानी कि 1948 की उस तबाही की याद दिलाती है, जब लाखों फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए गए थे और बाहर से आए लोगों ने उसकी ज़मीन कब्जा ली थी। और अरब और गैर अरब दुनिया के हलकों ने भी इस प्लान को ख़तरनाक बताते हुए इसकी कड़ी मजम्मत की है। तुर्की के सदर ने कहा है कि ईरान के एटमी मुज़ाकरात, उसकी न्यूक्लियर मीटिंग्स फ़ायदे का सौदा साबित होंगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने ईरानी हममनसब अपने समकक्ष मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात में कहा कि तुर्की ईरान के एटमी मुज़ाकरात का पुरजोर हिमायती है और इसमें
सबका फायदा है। एर्दोगान और पेजेश्कियान की मुलाकात चाइना के शहर तियानजिन में एससीओ की 25वीं समिट कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। तुर्की की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आपसी रिश्तों और इलाकाई व आलमी मसाइल पर बात की। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और ईरान के बीच खासकर एनर्जी सेक्टर में ताउन यानी कि कॉपरेशन दोनों मुल्कों के हक में है, यानी तुर्की और ईरान करीब आ रहे हैं और ज़्यादा। दोनों रहनुमाओं ने सीरिया की सूरत हाल, गजा पर इसराइली हमलों और साउथ कॉकेशस के अमन के जो मसले हैं उस पर भी गुफ्तगू की है। अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में इतवार को आए 6 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 800 तक पहुंच गई है। मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी हैं। हुकाम और लोकल मीडिया ने आज पीर के रोज़ ये जानकारी दी। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़कर 2500 तक पहुंच गई है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये ज़लज़ला, ये भूकंप 6 शिद्दत का था, 6 इंटेंसिटी का था और इसकी गहराई पाकिस्तान बॉर्डर के करीब थी। ज़मीन के 8 किलोमीटर नीचे ये बड़ी हलचल हुई थी। अर्थक्वेक आते ही मिट्टी और लकड़ी से बने घर पलक झपकते ही ढह गए। कई गांव पूरे के पूरे मलबे में तब्दील हो गए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही और ये तकरार काफ़ी लंबे वक्त तक चल सकती है। जर्मन टीवी चैनल ZDF से बातचीत में मर्ज ने माना कि हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का हालिया रवैया ये साफ करता है कि उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि मैं उम्मीद तो छोड़े नहीं बैठा हूं, लेकिन मुझे कोई वहम भी नहीं है कि जल्द जंगबंदी हो जाएगी। तारीख गवाही देती है कि जंग आमतौर पर 2 तरीके से ख़त्म होती है, या तो एक तरफ की मिलिट्री शिकस्त से या दोनों तरफ की इकनॉमिक और फौजी थकावट से, लेकिन अभी मुझे इनमें से कोई भी हालात नज़र नहीं आ रहे। मर्ज ने आगे कहा कि वो इस हकीकत के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि ये जंग और भी लंबी खिंच सकती है। वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, लेकिन यूक्रेन की सरेंडर की कीमत पर हरगिज़ नहीं। जर्मनी के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल कांस्टर ब्रेयर ने आज एक अजीबोगरीब खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि हाल के कुछ महीनों में बाल्टिक सी रीजन या बाल्टिक का जो समुद्री क्षेत्र है उसके ऊपर उड़ान भरते वक्त उनके जहाज़ को 2 बार रूस की GPS जैमिंग हमलों का सामना करना पड़ा। बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल ब्रायर ने ये बताया कि उन्हें अभी उस ताज़ा GPS जैमिंग इंसिडेंट की पूरी जानकारी नहीं मिली है जिसमें कथित तौर पर रिपोर्टेडली यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के जहाज़ को भी टारगेट किया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर है। जनरल ब्रायर का बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि रूस की तरफ से GPS जैमिंग को एक नई हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे यूरोपीय देशों की सिक्योरिटी को सीरियस चैलेंज मिल रहा है। अब भारत की कुछ खबरें। बीजेपी के एक बड़े चेहरे, बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान ने राजनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। नेताजी ने वैसे बात तो सही कही है, लेकिन यह भी सच है कि इसके मायने गलत ही निकाले जाएंगे। अब आपको बता ही देते हैं कि वो शख्सियत कौन है। नाम है नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नागपुर में नितिन गडकरी के मुंह से ऐसी बात निकल गई कि जो शायद किसी को चुभ सकती है। दरअसल नितिन गडकरी साहब ने बड़े नेता होने की पहचान बता डाली कि कौन सा आदमी बड़ा नेता होता है। गडकरी ने कहा कि जो दूसरे लोगों को बेहतर तरीके से बेवकूफ़ बना सकता है वही सबसे बड़ा लीडर है। अब उनका ये इशारा किसी ख़ास लीडर की तरफ था, इसको लेकर अब बहसबाजी तेज़ हो गई है। वैसे भारत में कौन सा लीडर लोगों को लंबे वक्त से बेवकूफ़ बना रहा है, हम आप सब अच्छे से जानते हैं। देखा जाए तो आज की पॉलिटिक्स के लिए ये एक बड़ा आईना है जहां सच बोलना भी किसी जुर्म से कम नहीं है। मराठी कहावत का सहारा लेकर गडकरी ने जो तीर छोड़ा वो सीधे सत्ता के दिल तक जा पहुंचा। उन्होंने साफ कहा, सच दबाया जा सकता है पर दबा नहीं रह सकता। शॉर्टकट राजनीति में चमक दिला सकते हैं, लेकिन लंबी दौड़ में पैर काट देते हैं। दोस्तों, ईमानदारी, विश्वसनीयता और सच्चाई
ये शब्द अब सिर्फ भाषणों की शोभा हैं या राजनीति की ज़रूरत। लेकिन गडकरी के बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या एक अच्छा लीडर नहीं बल्कि अच्छा और माहिर ठग होना चाहिए। ज़रा आप भी सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। और हाँ, हिंदी की खबरें हिंदी के लहजे में होंगी। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स ज़बरदस्त चल रही है। सियासी बिसात बीत चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तीखे वार पलटवार तो मानो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि तीर कमान। कोई हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहा है तो कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में फुल मेगा ड्रामा चल रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। कहा कि एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम आ रहा है और जब ये फटेगा तो मोदी जी देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे जो हैं वो चारों तरफ लग रहे हैं। खैर, जनता सब कुछ जानती है। आज राहुल की धमाकेदार तकरीरों के बाद तेजस्वी यादव मैदान में कूदे। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि लालू का बेटा एफआईआर से नहीं डरता, झुकना हमारी परंपरा में नहीं है। फिल्म पुष्पा का डायलॉग याद आ गया, झुकेगा नहीं खाला। अब वो खाला के अलावा जो दूसरा था वो तो हम नहीं बोल सकते। खैर, तेजस्वी का मिजाज कुछ यही था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुलिस तक को वार्निंग दे डाली। कहा कि सरकार बदलने वाली है, संभल जाओ, अब काम करना पड़ेगा। वैसे तो आज के प्रोग्राम में इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे दिखे। शिवसेना से संजय राउत थे, कांग्रेस के अशोक गहलोत थे, झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन थे, कर्नाटक के डिप्टी सीएम तक भी मौजूद रहे। हाँ, ममता बनर्जी जरूर गायब रही, उनकी अलग पॉलिटिक्स चलती है। विपक्ष का तेवर जनता पर कितनी छाप छोड़ पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया के ताकतवर देशों की फहरिस्त में भारत पहले से शुमार है। भारत अपने दुश्मनों को अब हवा में सरेंडर कराने के लिए तैयार है। हाल ही में दुश्मन देश को कड़ी टक्कर दे चुके भारत की ताकत में अब और इजाफा होने जा रहा है। भारत अब सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बनाएगा बल्कि उनके लिए इंजन भी अब भारत में ही बनेंगे। जी हाँ, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए भारत और फ्रांस की साफ्रान कंपनी मिलकर दमदार इंजन बनाएगी। यानी कि अब आसमान में भी मेड इन इंडिया की दहाड़ गूंजेगी। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पहले ही इशारा दे चुके हैं कि अब हम फाइटर जेट और इंजन दोनों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ चुके हैं। जबकि आत्मनिर्भर का मामला सिर्फ मेड इन इंडिया होना नहीं है, इंजन भी हम किसी और मुल्क के मदद के बिना बनाएं, वो होता है आत्मनिर्भरता। खैर छोड़िए। तेजस मार्क 2 साल 2026 तक अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि AMCA मार्क 1 को मिलेगा अमेरिकी GE 414 इंजन का साथ। लेकिन AMCA मार्क 2 में लगेगा भारत और फ्रांस की कॉर्पोरेशन से मिलकर तैयार किया गया इंजन। करीब 10 से 12 साल में ये इंजीनियरिंग का चमत्कार पूरा होगा। साफ्रान और DRDO मिलकर ये इंजन डेवलप करेंगे जो और ज़्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए AMCA मार्क 2 का साइज भी बड़ा होगा। इसके लिए जल्द ही एक डील साइन हो सकती है और डिफेंस मिनिस्ट्री में इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। भारत के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे। चाइना की यात्रा के बाद PM अब भारत लौट चुके हैं। आखिरकार PM मोदी चीन क्यों गए थे, हम आपको बताते हैं। दरअसल SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी चीन पहुंचे थे। सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान PM मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मोदी साहब ने पड़ोसी मुल्क पर जमकर जुबानी हमले किए, जुबान से किए, नाम नहीं लिया। मोदी बोले कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड त्यागने, दोहरे नजरिए त्यागने या छोड़ने चाहिए। बात तो सही है, कुछ देश ऐसे हैं जो हमले करने के बाद भी साफ मुकर जाते हैं। मोदी ने बड़ी नज़ाकत के साथ इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाया और बिना नाम लिए उसकी पोल भी खोल दी जिस पर वो हमला कर रहे थे। मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इंसानियत के प्रति हमारा फर्ज है, जिसे हर देश को निभाना भी चाहिए। लेकिन एक और सवाल है जो जरूर उठाया जाना चाहिए दोस्तों, कि जब विश्व गुरु भारत की हिफाजत दुश्मन को लाल आग दिखाकर डरा देने वाले मोदी के हाथ में है, तो ये दहशतगर्दाना, ये टेररिस्ट हमले हो कैसे जाते हैं। सवाल ये भी है कि जिनकी लाल आंख देखकर चीन भी थर थर कांपता हो, उनकी आंख से दहशतगर्द आखिर कब पूरी तरह से डरना शुरू करेंगे। डरते तो होंगे
पूरी तरह से कब शुरू करेंगे और कब ऐसे हमले बंद करेंगे? इन्हीं सवालों के साथ आज का शो भी बंद करते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।